एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध संधारित्रीय परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोज़ में जो एसी सर्किट का जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें हमने ऑलरेडी प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट या शुद्ध संधारित्रीय परिपथ का जो सर्किट डायग्राम है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट किया गया है और इस कैपेसिटर पर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया गया है इस कैपेसिटर के अक्रॉस, जिसे V से रिप्रेजेंट किया गया और इसका जो इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है Vm sin ओमेगा t है। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जब कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस अप्लाई किया जाता है तो कैपेसिटर जो है उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे वो वैरी कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग, पहले देखिए यहाँ पे जब हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज 0 से मैक्सिमम वैल्यू पर अटेंड कर रहा है तो उस ड्यूरेशन में जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज होगा। फिर जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो इसका मान जब घट रहा है या ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये 0 की तरफ इसका मान पहुंच रहा है तो उस ड्यूरेशन में जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किसी कैपेसिटर, और ये जो इस प्रोसेस है वो सेकेंड हाफ साइकिल के लिए भी, ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके लिए भी सेम ही होगा। तो जब किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैपेसिटर के प्लेट्स पर अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, कैपेसिटर पहले चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है और यही प्रोसेस चलता है। तो देखते हैं हम अब कि ये जो कैपेसिटर का जो चार्ज हो रहा है जो डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसमें जो कैपेसिटर में जितना चार्ज स्टोर हो रहा है और वो जो वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज उसके बीच में क्या रिलेशन है Q बराबर C इंटू V, जहाँ पे Q है चार्ज, कितना चार्ज प्लेट्स में है, कितना चार्ज प्लेट्स पर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है Q, और Q बराबर होता है C इंटू वी। C इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता है ये कैपेसिटेंस C जो रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, और जो V हमारा वोल्टेज है, तो Q बराबर C इंटू वी हम जानते हैं। तो V जो है V का एक्सप्रेशन है Vm sin ओमेगा t, इसको हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करंट और चार्ज में क्या रिलेशन होता है, तो करंट और चार्ज में रिलेशन होता है I बराबर dq बाई dt का। ठीक, जो करंट है वो आवेश प्रवाह के दर के बराबर होती है, तो वहाँ से I बराबर dq बाई dt। तो हमने I का एक्सप्रेशन निकालने के लिए जो Q का मान है उस मान को हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, तो d बाई डी टी ऑफ C इंटू वी एम इंटू साइन ओमेगा टी बराबर I हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है d बाई डी टी ऑफ C इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C और वी एम तो कांस्टेंट है तो C इंटू वी एम ये बाहर, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो कॉस ओमेगा टी और इंटू ओमेगा भी होगा। ठीक, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा करंट का वो आएगा I बराबर ओमेगा इंटू C वी एम कॉस ओमेगा टी, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I बराबर वी एम, जो ओमेगा C है उसको वी एम के अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा C ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम चीज़ है, उसको रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है बस उसको चेंज किया गया है, और इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब कॉस ओमेगा और टी और साइन ओमेगा टी के बीच में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा करंट का वो आएगा I बराबर वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सप्रेशन आया वो आया करंट का जो एक्सप्रेशन, इंस्टेंटेनियस करंट का जो एक्सप्रेशन आया वो आया I बराबर वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब ये देखिए इस एक्सप्रेशन को, और इस एक्सप्रेशन में जो करंट है इसका मान मैक्सिमम कब होगा, अधिकतम मान करंट का कब होगा, तब होगा जब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का मान
यूनिटी होगा या इकाई होगा, उस केस में जो करंट है I बराबर, तब वो करंट का मान क्या होगा, Vm/1/ωc, जो कि करंट के मैक्सिमम मान के बराबर है। तो इसी वजह से इसे Im से रिप्रेजेंट किया गया। तो हमने मान लिया कि Im जो है यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो करंट है वो इक्वल टू Vm/1/ωc। ठीक, अब देखिए जो Vm/1/ωc है, Vm के अपॉन में जो टर्म है दैट इज़ 1/ωc, वो एक तरह से वो प्रतिरोध का कार्य कर रहा है। ठीक, और ये प्रतिरोध किसकी वजह से है, यह जो प्रतिरोध की तरह कार्य कर रहा है ये टर्म, ये किसकी वजह से है, वो कैपेसिटर की वजह से है। तो ये जो टर्म है 1/ωc, इसको हम कहते हैं XC या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटर की वजह से जो AC सर्किट में प्रतिरोध की तरह जो कार्य कर रहा है जो गुण, उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तथा इसे प्रदर्शित करते हैं XC से। तो XC जो होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, और XC बराबर होता कितना है, 1/ωc, या ओमेगा C बराबर होता है, क्योंकि ओमेगा का मान होता है 2πf, तो हम कह सकते हैं कि 1/2πfc जो मान है वो XC का मान है, जहाँ पे F जो है वो हमारी अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, और जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से हमारा XC क्या हो गया, इसे संधारित्र प्रतिघात कहते हैं या कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, तो जो हमारा करंट का इंस्टेंटेनियस करंट का जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो आया I बराबर Im sin ωt प्लस π/2, वेयर Im इज इक्वल टू Vm/1/ωc और Vm/XC। ठीक, तो यहाँ पे अब देखते हैं ज़रा, जो हमने वोल्टेज अब जो अप्लाई किया था उसे Vm sin ωt से प्रदर्शित किया था, और जो फाइनल करंट का जो एक्सप्रेशन आया वो आया Im sin ωt प्लस π/2। तो वोल्टेज और करंट में कुछ फेज का अंतर दिख रहा है। कितना अंतर दिख रहा है देखते हैं। देखिए V बराबर हमने जो एक्सप्रेशन लिया Vm sin ωt, इसमें जो फेज वाला टर्म है ωt प्लस फाई, तो फाई का मान 0 है तो फेज इसमें 0 है। ठीक है, अभी जो हमारा करंट आया है उसमें जो फेज का कुछ टर्म इसमें आया है, कितना फेज है, π/2 का। तो इस तरह से वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/2 का डिफरेंस हो गया, और वोल्टेज जो है वो वोल्टेज के एक्सप्रेशन में प्लस π/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जो करंट का एक्सप्रेशन है उसमें वोल्टेज के एक्सप्रेशन में तो कोई भी फेज नहीं है, बट जो करंट है, करंट के एक्सप्रेशन में हमने जो फाइंड आउट किया है उसमें प्लस π/2 है फेज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो अप्लाइड वोल्टेज से π/2 रेडियन लीडिंग है या 90 डिग्री लीडिंग है, तथा दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया, दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 रेडियन है या 90 डिग्री है। ठीक, तो इसी को हम यहाँ पे वेव डायग्राम के रूप में पहले समझते हैं। यहाँ पे अगेन एक थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। जो हमने करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है उसमें क्या है, यहाँ पे करेक्शन है। देखिए I बराबर, हमने जस्ट अभी ऊपर जो करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है तो इसमें फेज वाला टर्म छूट गया है यहाँ पे लिखते समय। तो I बराबर Im sin ωt प्लस π/2 होगा। ठीक, इसको करेक्ट करना है। तो I बराबर Im sin ωt प्लस π/2, और V बराबर क्या है, Vm sin ωt। तो क्योंकि करंट हमारा लीड कर रहा है, यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कितना लीड कर रहा है, π/2। तो ये जो वेव फॉर्म है वो करंट का है ये वाला, और ये जो वेव फॉर्म है वो वोल्टेज का वेव फॉर्म है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो है π/2 रेडियन या 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, इस तरह से अगर हम फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करें, ठीक है, तो फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो करंट जो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है।
या दूसरे शब्दों में वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे करंट को अगर जब हमने बेस लिया, ये करंट का फेजर है, तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज इससे 90 डिग्री, वोल्टेज जो है इसे 90 डिग्री लैग करेगा। तो ये वाला फेजर डायग्राम, इसी फेजर डायग्राम को हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं। जब हमने बेस लिया वोल्टेज, तो करंट इससे लीडिंग फेज में है 90 डिग्री। तो इस तरह से भी इसका हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा फेजर डायग्राम भी हमने देख लिया कि कैसे बन रहा है। अब देखिए पावर पावर कैलकुलेट करते हैं। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए पहले इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है P बराबर V इंटू आई। ठीक, तो इसमें हमने सिंपल जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको रख दिया, पुट कर दिया, और तो जो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस अप्लाई करके जो हमारा फाइनल इंस्टेंटेनियस पावर जो आया कितना आया, Vm/2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, ये हमारा आया। ठीक, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन आया Vm/2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज पावर, और एवरेज पावर जो होगा वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0 से 2 पाई टाइम, 0 से 2 पाई के ओवर इंटीग्रेट करते हैं और 2 पाई से डिवाइड करते हैं। तो देखिए हमने इसे जब इसे करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर जो एवरेज पावर है उसका मान आएगा 0। इसको सॉल्व करके हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है। 0 से 2 पाई के ऊपर जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो एवरेज पावर का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी हमने देखा कि जो एवरेज पावर है वो 0 आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक, जो पावर एब्जॉर्प्शन है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वो 0 है, जबकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ऐसा नहीं था। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर 0 नहीं आ रहा था, उसकी कुछ वैल्यू आ रही थी। ठीक, जो कि Vrms इंटू IRms के बराबर थी। Vrms और IRms के बराबर की, Vrms और IRms के मल्टीप्लिकेशन के बराबर थी। तो वहाँ पे कुछ, तो हम इस एक्सप्रेशन से रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टिव सर्किट में जो है वो जो पावर है वो डिसिपेट होता है, जो कि हीट के रूप में प्रोड्यूस होता है, जबकि इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में जो एवरेज पावर है या जो एब्जॉर्ब्ड पावर है वो 0 के बराबर होता है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।